मेरा महरम इश्क सीज़न 2 मुसन्फ़ा महर नूर किस्त नंबर 6। हवेली में खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उससे कमरे में कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। उसकी सुनहरी आंखें सारा कमरा स्कैन कर रही थीं। फिर जैसे वो समझ गया, होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, आंखें चमकी। नीली बिल्ली बाहर निकलो। सुहान की आवाज़ कमरे में गूंजी, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। तो तुम ऐसे नहीं निकलोगी। उसने एक ही झटके से अपना हाथ बढ़ाया और पर्दे के पीछे छुपी अनाया को निकालकर बाहर किया। वो खिलखिला कर हंसी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ोहन ने कुछ खफकी से सवाल पूछा। क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मेरे शौहर का कमरा है, जब दिल चाहेगा आऊँगी, पुरसुकून लहजे में जवाब देती वो। इसके बेड पर लेटने के से अंदाज में बैठी ज़ोहन ने आईब्रो झुकाई, जैसे उसे दाद दी हो। तुम्हें नहीं लगता रुखसती से पहले तुम्हारा मेरे कमरे में होना मुनासिब नहीं? ज़ोहन उसके पास ही आकर बैठा। बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ आप कितने शरीफ और डिसेंट हैं, कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं करेंगे। आय हाय, इस नीली शहजादी की आंखों में क्या गरूर और मान था। ज़ोहान का दिल चाहा उसका मान सलामत रखे, मगर उसे देखकर खुद पर काबू भी कहाँ रखा जाता था। अच्छा, फ़िलहाल तो लाएं 1 लाख रुपए मेरे हाथ पर रखें। ज़ोहान ने हैरत से उसे देखा। 1 लाख? किस बात का? अनाया ने आंखों में अब गुस्सा उमड़ने लगा। आपकी बीवी आपसे 1 लाख मांग रही है। आपकी तुक नहीं बनती थी ये पूछने की कि मुझे क्यों चाहिए? वो गुस्से में बैठ से उठी। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो आपसे मांगने आ गई। इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलती ज़ोहान ने एक ही झटके में उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचा। अच्छा नीली बिल्ली, खफा क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। तुम्हें क्यों चाहिए? ज़ोहान ने मोहब्बत से कहते उसके माथे पर लब रखे। मुझे शॉपिंग करनी है, बहुत सारी, इसलिए चाहिए। वो खफी से मुंह फुलाकर बोली। ज़ोहान ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू करनी चाहिए। तुम्हें कब से ऐसे शौक पड़ गए? वो हैरान था। लड़कियों को ऐसे शौक होते हैं, आपको नहीं पता? ना चलें, जल्दी से अब 1 लाख रुपए दें। उसने अपनी मोमी नाजुक सफ़ेद कलाई ज़ोहान के सामने फैलाई। ज़ोहान का दिल मानो कानों में धड़कने लगा। तो बेगम को 1 लाख रुपए चाहिए। ज़ोहान ने थोड़ी तले अपनी मुट्ठी रखे सोचने का अंदाज़ अपनाया। अनाया ने ज़ोर शोर से उस बात में सिर हिलाया और एक हाथ से वह उसकी शर्ट के बटन से खेल रही थी। और तुम्हें 1 लाख देने से मुझे क्या मिलेगा? अनाया ने उसे उलझन से देखा। क्या चाहते हैं आप? उसके सवाल पूछने की देर थी। ज़ोहान का हाथ जो उसकी कमर के गिर था, उस पर गिरफ्त मजबूत हुई और मजीद ज़ोहान के सीने से टकराई। वो उसके कान के पास झुका। तुम्हें? एक लफ्ज़ी जवाब आया और अनाया सर से लेकर पाँव तक ब्लश कर गई। मैं तो पहले से ही आपकी हूँ, उसने उतराते हुए ज़ोहान की कॉलर ठीक करते हुए कहा। ज़ोहान के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। हाँ सिर्फ हाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से मेरी बीवी हो। तुम्हें तो दिल भर कर प्यार भी नहीं कर सकता। उसका तो जैसे हलक तक कड़वा हो गया था। अनाया ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी काबू करनी चाहिए, फिर अपनी दोनों बाहें ज़ोहान के गले में डाली। ये अनाया ज़ोहान शाह सरता पैर आपकी मलकियत है, जैसे मर्जी मुझ पर अपना हक जताएं, मैं कभी भी बुरा नहीं मनाऊंगी। उसकी आंखों में फ़ख्र था, लहजे में गरूर था। ज़ोहान को इसका ये तराना बहुत पसंद आता था। वह इतराती हुई बिल्कुल मशल शाह का अक्स लगती थी। अच्छा तो चलो चेक कर लेते हैं। ज़ोहान ने सरगोशी करते उसके नाजुक लबों को अपनी अपनी कैद में लिया। अनाया ने उसका कॉलर मुट्ठियों में दबोचा। वो जैसे उसकी खुशबू का जाम पीता मदहोश हुआ था और अनाया उसके इश्क में पहले ही मदहोश हुई पड़ी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हुई, इसलिए उसकी गिरफ्त ज़ोहान के कंधे की शर्ट पर काफ़ी सख्त हुई। अपनी तशनगी मिटाता हुआ वो सीधा हुआ, फिर उसकी दोनों गालों पर शिद्दत से बोसा दिया, फिर उसके कान के पास झुका। अगर मुझे ये मीठी रोज़ मिले तो मेरा हर दिन खूबसूरत हो। हसरत से कहते हुए वो उसके कान के लो पर भी लब रख चुका था। उसके अल्फाज से अनाया को सुकून के साथ सुरूर महसूस हुआ। वो पहले से ही ज़ोहान शाह के लिए पागल थी। ज़ोहान ने चेहरा ऊपर उठाया, उसकी नीली आंखों में देखा जिसमें ज़ोहान के लिए इश्क का खुमार था। वो थोड़ा सा ऊपर उठी क्योंकि ज़ोहान का कद ज़्यादा था। बहुत मुश्किल से एड़ियों के बल उठकर उसने ज़ोहान की शर्ट गले से एक साइड की, फिर पूरी शिद्दत से अपने लब उसके गले पर रखे। उसकी लिपस्टिक का निशान ज़ोहान के गले पर आ चुका था। अभी आप जानते नहीं हैं ये नया शाह आपके लिए कितनी पागल है। मैं रोज़ आपको ऐसी मीठी डोज देना चाहूँगी। वो भी उतराती थी। ज़ोहान हैरान हुआ। तुम इतनी बोल्ड कब से हो गई? एक हाथ उसके बिखरे बाल कान के पीछे अड़से। जब से मुझे ज़ोहान अहमद शाह से इश्क हो गया है। उसने सरगोशी की। मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मगर सिर्फ आपके लिए। मेरा ये रूप भी सिर्फ आप ही देख सकते हैं। मैं आपकी बीवी हूँ, आपके सामने एक्सप्रेसिव होना मुझे पसंद है, मगर दुनिया वालों के लिए मैं एक बावकार मशल शाह की बेटी हूँ, इसलिए बावकार रहना ही पसंद करती हूँ। मगर आप मेरे शौहर हैं, आपके सामने इतना तो चल ही सकता है।
वो मुस्कुराई थी। मशलशा की मौत के इस एक अरसे बाद जाकर वो ठीक हुई थी। उसके 1 साल में कितनी मुश्किलों से ज़ुहान ने उसे नॉर्मल किया था, ये वही जानता था। ज़ुहान भी मुस्कुराया। तुम्हारा ये एक्सप्रेसिव होना दिलो जान से कबूल। उसने दिल पर हाथ रखकर हल्का सा सर खम किया और अनाया खिलखिला कर हंस पड़ी। अच्छा ना, अब पैसे तो निकाल लें। ज़ुहान ने अपना वॉलेट निकाला, फिर इसमें से अपना कार्ड निकाल कर अनाया के हाथ में थमाया। ज़ुहान अहमद शाह पूरा का पूरा तुम्हारा है, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो डिमांड करो। ज़ुहान के लहजे की पुख्तगी थी कि अनाया की आंखें लम्हों में भीगीं। बस मैं चाहती हूँ कि आप हर वक्त मेरे पास रहें, हर वक्त मैसर रहें। मैं बहुत जुदाई बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आपको खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको नहीं पता, ये सोच सोच कर ही मेरा कितना खून झलता था कि आपके आसपास गोरियाँ घूमती होंगी। उसने मुंह के जावे बनाकर कहा कि ज़ुहान बेसाख्ता हंस पड़ा। उसकी आंखों के सामने तो पीएमए की वो ट्रेनिंग घूम रही थी। आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं, हम बचपन से एक साथ हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। मैंने कभी किसी तीसरे को हमारे दरमियान नहीं आने दिया और ना ही कभी आने दूंगी। आपके लिए दुनिया की पहली और आखिरी औरत सिर्फ मैं होनी चाहिए। इसने ज़ुहान के गिरेबान को मुट्ठी में दबोचा जैसे वार्न कर रही हो। आपकी सारी ज़िंदगी सिर्फ मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होनी चाहिए। आपकी सारी तवज्जो सिर्फ एक औरत पर होनी चाहिए और वो मैं हूँ। वैसे ही तो मगरूर नहीं होती थी, ज़ुहान उसे मगरूर बनाता था तो वो होती थी। ज़ुहान ने एक हाथ उसके बालों में उलझाया, दूसरा हाथ पहले अनाया की कमर के गिर्द था, फिर वो उसके चेहरे पर झुका और मान से उसकी चमकती ठोड़ी चुमटी। तुम्हारा गरूर सलामत रहे। ज़ुहान शाह सरता पैर तुम्हारी मिल्कियत है। अनाया के दिल में सुकून की लहरें उतर गईं। वो आगे बढ़ी और अपना सर ज़ुहान के सीने पर झुकाया। ये धड़कने सिर्फ मेरे लिए धड़कनी चाहिए। ज़ुहान के दिल पर हाथ रखती वो अनोखी फरमाइश कर रही थी। ये तो 20-21 साल पहले ही तुम्हारे लिए धड़कना शुरू हो चुकी थी। ज़ुहान ने उसके बालों में उंगलियां चलाईं, दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द अब तक था। अनाया के दोनों हाथ मजबूती से ज़ुहान की कमर और कंधे पर थे। आप नहीं जानते आप अनाया शाह के लिए क्या हैं। आप मेरी सांसों की डोर हैं। मैं बता रही हूँ आपको, मामा और बाबा की जुदाई बर्दाश्त कर गई हूँ मगर आपकी नहीं करूँगी। अगर आपने दोबारा हिजर का गम दिया तो कभी आपसे बात नहीं करूँगी। और मेरी ज़िद कैसी है ये आप 4 सालों में देख चुके हैं। इस पर अनाया की आंखों में इतनी पुख्तगी थी कि ज़ुहान का दिल कुछ लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज किया। चलो नीली बिल्ली, तुमने शॉपिंग पर नहीं जाना था? वो जैसे उसका ध्यान भटका रहा था। नहीं, इससे पहले मुझे आपसे एक फरमाइश और करनी है। उसने दोबारा ज़ुहान की गर्दन पर लब रखे हुए अब उसके गले के दोनों तरफ लिपस्टिक का मार्क लग चुका था। हुक्म करो मेरी जान। ज़ुहान ने उसके नाक के टिप पर लब रखते उसकी खुशबू को महसूस करना चाहा। मैं अपनी 21वीं सालगिरह पर आपसे अपनी मर्ज़ी का तोहफ़ा चाहती हूँ। ज़ुहान ने आंखें बंद की, उसके बालों से उठती खुशबू को महसूस करना चाहा। वो अपना चेहरा उसके बालों में छुपा चुका था। हुक्म करो। उसकी नशे में गर्क आवाज़ आई। अहमद, मैं चाहती हूँ कि मेरे गले में भी बिल्कुल वैसा ही लॉकेट हो जैसा मामा के गले में था, जैसा बाबा ने उन्हें उनके निकाह का तोहफ़ा दिया था। मुझे भी ज़ुहान के नाम का लॉकेट अपने गले में डालना है। वो किस कदर लाड से बोली थी कि ज़ुहान ने दिल ही दिल में उसकी बलाएं ले डालीं। उसने अपना चेहरा ज़रा सा अनाया के बालों से बाहर निकाला। तुमने हुक्म किया मेरी जान, अब समझिए ग़ुलाम हुक्म पर हमला करने को हाजिर है। उसकी सुनहरी आंखों में इश्क की ठाठें मारता समुद्र था। अनाया की आंखें मुस्कुराईं। वो दोबारा उसकी गर्दन पर झुक चुका था, फिर उसके कान के कुछ नीचे दाएं जानिब अपने लबों का लम्स छोड़ा। वो जैसे मदहोश हुआ था, फिर उसने अपने दांत वहाँ गाड़े। अनाया जैसे खुद भी उस लम्स से अंदर तक महक उठी थी। ज़ुहान की बियर की चुभन उसे अपनी गर्दन, गले और कंधे पर महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद किए बस उसे महसूस करना चाहती थी। ज़ुहान का अमल शिद्दत से बढ़ रहा था। उसकी दाएं जानिब गर्दन, गला और कंधा सारा सुर्ख होने लगा मगर वो सुकून महसूस कर रही थी। अचानक ज़ुहान का अमल सख्त हुआ। उसने दांत ज़ोर से गाड़े। कहना के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली मगर वो भी नशे में डूबी सिसकी थी जिसने ज़ुहान शाह को सरशार किया। बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाते वो सीधा हुआ, फिर अनाया की शर्ट कंधे से सीधी की, इसका दुपट्टा दोबारा उसके गले में डाला। मैं भी इतना सा एक्सप्रेसिव होना चाहूँगा, कुछ शरारत से कहते हुए उसने दोबारा अनाया के चेहरे पर जगह जगह लम्स छोड़ा। अनाया जैसे खुद भी उसकी ज़ात में गुम होना चाहती थी। ज़ुहान जब पास हो तो सब कुछ भूल जाती थी। मैं सोच रहा हूँ रुखसती करवा लेता हूँ। ज़ुहान ने उसके कान में सरगोशी की। अनाया के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। अगर आप चाहते हैं तो मैं 24 घंटे आपको दूँ, तो फिर मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार कर लें, क्योंकि मैं शादी के बाद पढ़ना नहीं चाहती और अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहती। मैं हर वक्त बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर है कि पढ़ाई मुकम्मल होने दें। उसने मुफीद मशवरा दिया। ज़ुहान ने भी उसकी बात से 100% एग्री हुआ, क्योंकि अगर शादी के बाद वो यूनिवर्सिटी जाती तो फिर उसका सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ जाता, जो ज़ुहान कतई नहीं चाहता था। ठीक है, जाओ तुम कुछ देर मज़ीद आज़ाद हो।
ज़ोहन ने जैसे उसकी ज़ात पर एहसान किया। लेकिन मैं तो कैद होना चाहती हूँ। वो उसके सीने पर सर रख के दोबारा उसके दिल की धड़कन महसूस करने लगी। मुझे पता नहीं था 4 सालों में तुम इतनी बदल जाओगी। अगर पता होता तो अपने जाने के फैसले पर नज़रसानी ज़रूर करता। अनाया का ये बोल्ड अंदाज उसे अच्छा भी लग रहा था मगर हज़म भी नहीं हो रहा था। क्यों? मैं आपको एक्सप्रेसिव अच्छी नहीं लगती? उसने हैरत से पूछा। सुहान का सर नफ़ी में हिला। तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो क्योंकि तुम मेरी हो। दोनों की आंखों में इश्क के जुगनू थे। इतने में दरवाज़ा खुला और अनायत अंदर दाखिल हुई। वो लम्हों में जुहान से दूर होती थी। अनायत ने अपनी हंसी जब्त की। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। अनाया कुछ खजल सी हुई। अरे नहीं नहीं अम्मा आप आएँ। उसने जल्दी से अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करने को इन्हें अंदर आने की दावत दी। अनायत आगे बढ़ी और वो इन दोनों के चेहरों के एक्सप्रेशन देख सकती थी। यकीनन दोनों कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे। मैं चलती हूँ, अनाया कहकर वहाँ से निकल गई क्योंकि उससे मज़ीद अनायत के सामने खड़ा होना शर्मिंदा कर रहा था। उसके जाने के बाद अनायत जहान की तरफ मुतवज्जो हुई। इतनी बेसब्री है बेटा जी तो रुखसती करवा लो। अनायत ने मुस्कुराहट ज़ब्त किए मशवरा दिया। नहीं मामा, फ़िलहाल नहीं। वो अभी पढ़ रही है और मैंने नहीं चाहती वो शादी के बाद मेरे अलावा किसी और चीज़ पर तवज्जो दे। इसलिए अभी उसकी स्टडी मुकम्मल होने दें। वैसे भी अभी आनी और बड़े बाबा की मौत का वक्त ही कितना हुआ है। इन सब हालात में शादी मुनासिब नहीं। और रायम, वो भी अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया। वो बज़ाहिर तो हंसता मुस्कुराता है मगर अंदर से बहुत मुरझाया हुआ है। इसलिए बेहतर है कुछ वक्त के लिए ऐसे फंक्शन से परहेज़ किया जाए। उसने संजीदगी से अपनी माँ को बताया। इनायत ने उसकी कॉलर का बटन बंद किया। तो बेटा फिर आप ही ये छुपा कर रखें। लेकिन वह उसकी गर्दन पर लिपस्टिक के निशान देख चुकी थी। सुहान चेहरा झुकाकर बस हंस पड़ा। आपकी बहू तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। वो खुद हैरान था। आखिर इस्लाम शाह की बेटी है और तुमने भी तो इतना साल दूर रहकर उसके इश्क को हवा दी है। उसने दूरी बर्दाश्त किया जहान, इसलिए वो ज़्यादा पॉसेसिव और सेंसिटिव हो चुकी है। कभी भी उसका दिल मत तोड़ना। आखिरी बात पर तो जहान की मुस्कुराहट गायब हुई। मम्मा, आपको लगता है मैं उसे कोई तकलीफ़ दूंगा? वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी चलती सांसों की जवानी है। उसे एक पल ना देखूं तो करार नहीं नसीब होता और आप अच्छे से जानती हैं जाना मेरी मजबूरी था। आखिरी बात पर वो संजीदा हुआ। वो सब तो ठीक है मगर जिस दिन इनाया को पता चला उस दिन तुम्हारी खैर नहीं। इनायत उसे वार्न करना नहीं भूली। मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, आप फिक्र मत करें। उसे यकीन था वो इनाया को संभाल लेगा। इनायत बस सर हिलाकर रह गई। राम इस वक्त अमीना बेगम के कमरे में मौजूद था और इनकी झोली में सर रखे लेटा था। नज़रें छत की तरफ थीं और उसके बालों में हाथ फेर रहा थी और वो इसके बालों में हाथ फेर रही थी। रायम की आंखें आज भी उदास और फैरान थीं। दादी, आपको बाबा याद आते हैं? कुछ सोचते हुए उसने अमीना बेगम से पूछा। कभी देखा किसी माँ को अपने बच्चे को भूलते हुए? उन्होंने उल्टा उससे सवाल पूछा। क्या आपको वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं? वो न जाने क्या जानना चाह रहा था। अमीना बेगम काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। ऊपर से बेटे की मौत ने दिल बर्दाश्त कर दिया था। तुम्हें अपने माँ बाप जितने याद आते हैं उससे भी ज़्यादा। अमीना बेगम के लहजे में भी नमी घुली। आप इनसे कितना प्यार करती थीं? एक और सवाल पूछा। जितना तुम इन दोनों से करते थे इससे भी कहीं ज़्यादा। तुम कितना करते थे? अमीना बेगम इससे पूछ रही थी। बहुत ज़्यादा, इतना कि दुनिया में किसी ने किसी से नहीं किया होगा। आंसू उसकी आंखों से निकलते कनपट्टी में जज्ब हुए। वो आज भी वही 4 साल राइम लग रहा था जो मशल को देखने के लिए मचल रहा था। बेटा, हर चीज़ खुदा ही देता है और खुदा ही वापस लेता है। ग़मगीन रहना किसी मसले का हल नहीं। सब्र करो, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। अमीना बेगम ने संजीदगी से उसे समझाया। रायम के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कान आई, एक तकलीफ़शुदा मुस्कान। मैं कोशिश करता हूँ खुद को ठीक रखने की मगर रख नहीं पाता। मैं हील होना चाहता हूँ मगर हो नहीं पाता। मैं क्या करूँ दादी? वो जैसा खुद में ही उलझा हुआ था। अपनी सोचने का रास्ता बदल लो, अपनी मंजिल बदल लो। अमीना बेगम ने मुफीद मशवरा दिया। वो हैरत और बेयकीनी से उठकर बैठा। क्या मतलब? यकीनन उनकी बात समझ नहीं पाया था। मतलब कि अपना ध्यान इस्लाम और मशरूम की बजाय अब रानिया पर लगाओ। उसके साथ वक्त गुजारो, उसे समझो, अच्छा महसूस होगा। उसकी पढ़ाई में मदद करवाओ। देखो तो सही, वो कॉलेज जा चुकी है। वो 17 साल की समझदार जवान लड़की है। मीना बेगम ने मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। वो दोबारा उनकी झोली में सर रख के लेट गया। आंखों के सामने रानिया का चेहरा घुमा। वो बहुत खूबसूरत है मगर फिर भी मामा जैसी नहीं हो सकती। उसके लहजे में हसरत थी। हर इंसान का अपना अपना मकाम होता है। वो तुम्हारी माँ थी और रानिया तुम्हारी बीवी है। तुम्हें नहीं लगता दोनों में बहुत फ़र्क है? राम ने इस बात में सिर हिलाया। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि दोनों का बिहेवियर एक जैसा हो, दोनों की आदत एक जैसी हों? वो जैसे उसे समझ रही थी। तुम एक बार उसके साथ वक्त गुजारो, हो सकता है वो मशल की सोहबत में रहकर उस जैसी बन गई हो।
अमीना बेगम की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मशहूर शाह की सोबत में रह रहकर हर लड़की निखरी थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 मिनट बाद रानिया ने अंदर झांका। मैं अंदर आ जाऊँ दादी? अमीना बेगम मुस्कुराई तो वहीं राइम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। भला पूछने वाले कौन सी बात है? वो अंदर दाखिल हुई। नहीं ना, पप्पो कहती थी कि हमेशा इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी कमरा हो। और इस बात पर अमीना बेगम ने राइम को जताती निगाहों से देखा कि देख लो, तुम्हारी माँ की तरबियत इसकी रकम में कूट कूट कर भरी है। राइम का जलता दिल शायद कुछ पल के लिए करार में आया। हाँ बेटा, आ जाओ, तुम उसके पास बैठो, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ। वो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई। रानिया ने उन्हें सहारा देकर उठाया। फिक्र मत करो, इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, खुद उठ सकती हूँ। उन्होंने मना कर दिया। रानिया पीछे हट गई। वो वॉशरूम में चली गई तो रानिया बेड पर उसके पास बैठ गई। रैम ने उसका हाथ पकड़ा और अपने बालों पर रखा। वो मध्यम सा मुस्कुराती फिर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। कुछ देर बाद वो जूता उतार कर बेड पर बैठ गई। रैम ने अपना सर उठाकर उसकी झोली में रखा। आपके सर में दर्द तो है, तो दबा दूँ? रैम के कानों में उसकी खूबसूरत आवाज़ पड़ी तो कितनी शाइस्तगी से बोलती थी, जिसे सुनकर सुकून मिलता था। नहीं, मैं तुमसे अपना सर दबाता अच्छा नहीं लगूंगा। उसकी बंद आंखों के इस बार मुस्कुराहट उमड़ आई थी। रानिया ने हैरत से देखा। जब मुझे दबाने में कोई मसला नहीं है तो फिर आपको क्या मसला? इस बात पर रायम ने आंखें खोलीं। जब तुम मेरे बालों में हाथ फेरती हो तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। कितने ही पल रानिया उसकी आंखों में देखती रही। उसकी ओशन ब्लू आंखों में रानी के लिए इश्क और चाहत थी। उसकी बात का मतलब गहराई तक समझते रानिया ब्लश हुई। दोबारा रायम के बालों में उंगलियां चलाने लगी। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? वो दोबारा आंखें बंद कर गया और बंद आंखों से ही सवाल पूछ रहा था। रानिया की हरकत करते हाथ साकत रह गए। रायम ने दोबारा आंखें खोलीं। क्या हुआ, कुछ गलत पूछ लिया? रानिया होश में आई। फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। इतने कि आपको एक दिन हवेली में ना देखो तो सुकून चैन सब बर्बाद हो जाता है। वो अपने दिल का हाल बताती हुई मासूम सी बच्ची लगी। रायम बस उसका चेहरा देखता रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। फरियाल और शावेज़ को मिली जुली झलक उसके चेहरे से फूटती थी। उसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखें बिल्कुल आफिया बेगम जैसी थीं। रायम ने अपना सर उसकी झोली से कुछ ऊपर किया, फिर उसकी ठोड़ी पर लब रखे। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मान हमेशा सलामत रहे। उसने अपना एक हाथ उठाया और रानिया का चेहरा नरमी से पकड़ा और बस गुलाबी हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसने अपनी हालत काबू की। अपनी माँ और बहन के बाद शायद तुम ही वो औरत हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस बार रायम ने काफ़ी संजीदा लहजे में बताया। रानिया के दिल में मोहब्बत की कली सी खिल उठी। वो मुस्कुराई थी। आज फॉरहेड किस नहीं दोगी? रायम की फरमाइश पर रानिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई, मगर रायम के चेहरे पर हनूस मुस्कुराहट थी। आप आपको कैसे पता? वो तो हैरान ही रह गई, क्योंकि उसने तो हमेशा सोते हुए ही रायम के माथे पर लब रखे थे। मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरी माँ के बाद तुम ही वो हो जो इतना हक रखती हो। उसने जैसे रानिया को मान दिया था। रानिया की आंखों में नमी उभरी। फिर उसने अपना चेहरा झुकाया और अपनी नरम और नाजुक लम्स रायम के माथे पर छोड़ा। रायम का दिल जो जल रहा था वो सारा का सारा अब ठंडा पड़ चुका था। मुझे शायद आज सुकून मिल गया है, वो आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया। दादी की बात बिल्कुल ठीक थी। अब उसे अपनी सोच को अलग ज़ावे पर रखना होगा। इतने में ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और अमीना बेगम बाहर निकली और इनके पास आईं। और कुछ देर बाद उनके कमरे से कहकों की आवाज़ें आ रही थीं। वो तीनों ना जाने कौन कौन सी बातें कर रहे थे। और लाउंज में बैठी फरियाल मुस्कुरा उठी। आज उसने काफ़ी दिनों बाद रायम और रानिया को हंसते देखा था। दादी उन्हें कोई किस्सा सुना रही थी और वो दोनों हंस हंस कर लौट पौट हो रहे थे। वो स्टडी रूम में दाखिल हुई। उसके सेकंड ईयर के पेपर्स बहुत पास थे, सिर्फ 2-4 दिन ही थे। उसे अपने पेपर की तैयारी के लिए एक हेल्पिंग बुक चाहिए थी। उसे नहीं पता था किस वक्त असखान स्टडी रूम में मौजूद होगा या दूसरे फ्लोर पर हवेली में एक बहुत बड़ा स्टडी रूम था जहाँ तकरीबन काफ़ी सारी किताबें मौजूद थीं। वो अपने ध्यान आई और किताब ढूंढने लगी, इस बात से बेखबर कि असखान कॉर्नर में कुर्सी पर बैठा है। उन्हें को अपनी मतलूबा बुक मिली। वो जैसे ही वापस पलटी तो दोनों की नज़र टकराई। वो बहुत गौर से उसे देख रहा था। कुछ पल के लिए हुनैन का दिल धड़कना भूल गया। वो किताब पढ़ रहा था। वो रुकता हुआ कुर्सी से उठा और कदम कदम चलता हुनैन के पास आया। हुनैन वहीं खड़ी रही और बस उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी। वो इसके बहुत पास आकर खड़ा हुआ। मेरा पीछा कर रही हो? झुककर उसके कान में गुस्से से चिल्लाया। हुनैन का दिल खून के आंसू रोना चाहा। मैं आपका पीछा क्यों करूँगी? उसने टूटे फूटे लहजे में एक फ़िक्र अदा किया। वो कभी अज़हान के सामने बोली नहीं थी, मगर आज पहली बार उसने हिम्मत की थी। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम्हें पता कैसे चल जाता है मैं कहाँ हूँ? इस बार उसने हकारत के साथ तंज किया। हुनैन की आंखों से न चाहते हुए भी आंसू बहने लगे। अगले हफ्ते मेरे
पेपर हैं। मैं तो अपनी मतलूबा किताब लेने यहाँ आई थी। मेरे तो फ़रिश्तों का भी इल्म नहीं। आप यहाँ होंगे। उसने दोबारा अपनी सफाई पेश करी चाही। असखान अस्तज़ाया मुस्कुराया, मगर हुनैन को उसकी मुस्कुराहट तकलीफ़ दे रही थी। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सारे थर्ड क्लास बहाने हैं। उसका तनफ़्फ़ुर ज़दा लहजा हुनैन को कितने ही बल बेहद बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रह गई। आपको मैं कैसी लड़की लगती हूँ? क्या मैं बेहया हूँ, बदकिरदार हूँ, बदचलन हूँ? वो सारे ज़ब्त तोड़ती गुस्से से चिल्लाई। असखान की आंखों के डोरे सुर्ख पड़े। अपनी आवाज़ काबू में रखो। उसने गुस्से से एक मुक्का शेल्फ पर दे मारा। हुनैन का सारा जिस्म कपकपा उठा। वो सख्ती से आंखें मीच गई। सारा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। आज के बाद मुझसे 100 फीट के फासले पर रहना। वो उसके कान में झुककर दबा दबा सा चिल्लाया। हुनैन की बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। उसने अपनी सारी तकलीफ से आंखें खोले असखान को देखा। क्यों करते हैं मुझसे इतनी नफरत? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्या मेरा कसूर सिर्फ आपकी मनकूहा होना है? और जैसे आज उस सवाल का जवाब जान ही लेना चाहती थी, असहान उसके मज़ीद करीब हुआ, इतना कि हुनैन के चेहरे पर उसकी सांसें पड़ने लगीं। बिल्कुल, यही तुम्हारा कसूर है। अजनबी और सर्द लहजा हुनैन की सारी दुनिया साकत रह गई। उसने बेयकीनी से और फटी फटी निगाहों से असखान का चेहरा देखा, जिस पर सिर्फ गुस्सा और ज़ब्त था। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसकी आवाज़ काँप गई। असखान ने कंधे झुकाए। तुम्हारे अच्छे बुरे होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पीछे हुआ। हुनैन ने तड़प कर उसके बाजू पर हाथ। ये मत करे मेरा, ये मत करे मीर। उसके लहजे में कितनी तकलीफ़ थी, वो मुकाबिल महसूस कर सकता था। वो पलटा और हैरत और बेयकीनी से हुनैन का चेहरा देखा। क्या कहा? उसके लहजे में हैरत थी। ये मत करें। हुनैन ने अपनी बात दोहराई। नहीं, ये नहीं। तुमने मुझे किस नाम से पुकारा? और हुनैन हुनैन हैरान रह गई। वैसे अपनी तकलीफ़ बता रही थी, वैसे इस बात से ज़्यादा ये जानना था कि वैसे क्या कहकर पुकार रही थी। मीर। हुनैन वो लफ्ज़ दोहराया। 2 पल की हैरत के बाद असखान शाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। हुनैन हैरत और फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो हंस हंस कर सुर्ख पड़ गया। तो तुम दूसरी मशलशा बनने की तैयारी कर रही हो? वो जैसे हुनैन का मजाक उड़ा रहा था, और उसका एक एक लफ्ज़ हुनैन के सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। मत करें, मैं मर जाऊंगी। उसने आज सारे ज़ब्त तोड़ते इल्तिजा किया। असखान शाह की आंखों की पुतलियाँ कुछ पल के लिए पूरी खुल गईं। फिर वो दोबारा हुनैन के करीब हुआ। हुनैन भीगी आंखों के साथ अपना सांस रोक के उससे करीब देख रही थी। वो उसके कान के पास झुका, इतने पास कि उसकी ये सांसें हुनैन को अपने कान के लो पर महसूस हो रही थीं। मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरी तुमसे जान छूट जाएगी। एक एक लफ्ज़ दांत पीस कर उसने हुनैन शाह के कानों में जहर उतारा। वो इस्तज़ाया मुस्कुरा कर पीछे हुआ। उसकी आंखों में फतह का खुमार था और हुनैन की आंखों में सब कुछ खो देने की तकलीफ़। उसका दिल आज किरचियों में टूटा। वो पीछे होता गया और फिर पलट कर बाहर निकल गया, मगर हुनैन साकत रह गई। वो पत्थर हो चुकी थी। मर जाओ, मर जाओ। असखान शाह के अल्फाज दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो इससे इतनी नफरत कर रहा था कि उसका मरना भी कोई फ़र्क नहीं देगा। हुनैन का वजूद जंजीर हो चुका था। हुनैन, तुम्हें तो इस यकतरफा इश्क में मर जाना चाहिए। मेरा इश्क तो यकतरफा है, इसलिए ला हासिल रहा। अगर दो तरफा होता तो ज़रूर मिलता। हुनैन के होंठ फड़फड़ाए। उसने अपने कदम उठाने की कोशिश की, मगर नाकाम। वो वहीं खड़ी रही। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, सर फट रहा था, दम घुट रहा था। मर जाओ। उसके कानों में सिर्फ ये अल्फाज गूंज रहे थे। हुनैन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी सांस लेने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने सहारा लेने के लिए शेल्फ पर हाथ रखा, मगर सारे मंजर धुंधले हो गए और फिर वो पूरे कस से ज़मीन बोस हुई। होश आवाज़ से बेगाना होती वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। असखान शाह ने कहा था, मर जाओ, और हुनैन शाह अगला सांस नहीं ले सकी। जारी है।